कम पड़ती है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसकी डिटेल्स में लिखवा देता हूं कि आगे इससे कोई अलग तरह का जो प्रश्न आएगा तो उसे भी हम टैकल कर पाएंगे। टोटल जो है जो 17 जो है न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट वो मैं अभी लिखवा देता हूँ। अब ये जो है ना, ये आपके दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व की लिस्ट है, जो कि पौधों की ग्रोथ यानी कि वृद्धि और उपापचय यानी कि उसके मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। यह जो बाइफर्केशन किया गया है यानी कि विभाजन किया गया है वो है आवश्यक मात्रा के आधार पर, यानी कि पौधों के जितनी ज्यादा आवश्यकता है इसमें से तो उसको वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साइड में रखा गया है, और जिन्हें जिसकी जरूरत कम होती है उसे रखा गया आपको माइक्रो की तरफ में। तो ये याद रखेंगे कि इस प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा फिरा करके भी अगर आपको दिया जाए तो आप उसे आंसर कर सके। तो जो मैक्रो के साइड में है यानी कि वृहद पोषक तत्व है वो है 9, इनकी संख्या है 9। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऐसे भी आप देखेंगे इनकी प्राप्ति कैसे होती है पौधों को। कार्बन की प्राप्ति CO2 से होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्राप्ति जल से हो जाती है यानी कि H2O से। और एक अदर्स जो है वो कहां से लेते हैं, तो मिट्टी में जो लवण होते हैं उससे जड़ के द्वारा अवशोषित करते हुए ये प्राप्त करते हैं। माइक्रो में जो सूक्ष्म है इसमें है आपका आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल। ये जो सारे हैं ये है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि इन दोनों को जो आप कंबाइन कर देंगे ना तो उसे बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि आवश्यक पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 9 + 8 = 17। 9A और 8A, 9 8 टोटल 17। ये याद रखेंगे क्योंकि कई बार ये फिगर से आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे लिख लेंगे, याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यह प्रश्न कहता है कि पौधों में जाइलम ऊतक किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, गैसेज एंड फूड। अब ऐसे प्रश्नों में ही आप फंस जाते हैं। एक चीज याद रखेंगे, यह जो प्रश्न जितने मैं आपको करवा रहा हूं वो एनसीईआरटी से सीधा सीधा लिया हुआ है, ये किसी गाइड का प्रश्न नहीं है। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना करके आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो जो साइंस की पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेटर है कि आप 6 क्लास से 10th तक की जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक्स आती है उसे आप पढ़ें। थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 11th और 12th का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 से लेकर के 10th तक आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि साइंस से 30 प्रश्न आएंगे। जब 30 प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसमें आसानी से आप 25+ ला सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो। अब ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं कि जाइलम से जनरली याद करके रखा हुआ है कि जाइलम क्या है, जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या है, वो जो फूड बनता है स्टार्च, वो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको आप पौधा जो है विभिन्न भागों तक वो पहुंचाता है, फ्लोएम। अब यहाँ पर देखेंगे कि जल जो है आपके 2 ऑप्शन में आया हुआ है। सपोज ऐसे आप गैस और फूड भोजन को आप छाड़ देंगे, लेकिन फूड का जो परिवहन करता है फ्लोएम करता है, लेकिन यहाँ फंस जाएंगे। तो मैं बार बार वही बोलता हूँ आपको कि जैसे आप डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ना तो गलती होती है, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। जाइलम ऊतक जो है जल और उसके साथ घुले हुए खनिज का, डिजॉल्व मिनरल्स का क्या करता है, परिवहन करता है। इसमें कुछ और पॉइंट्स है उसे मैं लिखा देता हूं ताकि और अदर वे में कुछ पूछता है तो उसे भी आप सोल्व कर पाएंगे।
अब देखिए प्लांट टिश्यू जो होती है, पौधों में जो उत्तक होते हैं, उसे दो भागों में विभाजित किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू, इसे ने इंग्लिश में ही याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश को ही हिंदी में लिख करके आपके ऑप्शन में दे दिया जाता है। मेरा यहाँ थोड़ा डिटेल में बताने का यह उद्देश्य है कि ये जो है वो सिलेक्टेड जो है, एक तरह से गेस बोल सकते हैं, इस तरह का ये सेक्शंस मैंने उठाया हुआ है। तो मैं डिटेल्स में आपको दे दे रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे और आएंगे तो आपसे छूटे ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और परमानेंट टिश्यू हो गया। ये क्या है? प्लांट टिश्यू का दो पार्ट है। यह जो है पौधों के जड़ तथा तने के शीर्ष पे होता है। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू जो है, इसे जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अभी जो क्वेश्चन जो आपका था जाइलम से रिलेटेड, अब वो पूछ देगा आपसे कि ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, या फिर ये है मेरिस्टेमेटिक है। तो इतना थोड़ा सा आप डिटेल में जाने रहेंगे ना, तब आप ऑप्शन को दे सकते हैं, तो टिक कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से तीन ऑप्शन बन गया। मेरिस्टेमेटिक जो है एक हो गया, सिंपल हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया, तीसरा दे देगा नन ऑफ द एबव। तो थोड़ा आप डिटेल में नहीं जाने रहेंगे तो आप प्रश्न को गलत कर देंगे। अब यह जो सेक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइलम का मैंने बता दिया कि जल के साथ खनिज लवण। अब फ्लोएम का क्या है? वो पत्तियों से भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। ये जो है ये वीवीआई है, ये बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जिस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं अभी आ रहे हैं आपके, उस तरह से यह जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंपल टिश्यू जो है पौधों में वो तीन तरह के हैं, पैरेकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। काइमा जो है लैटिन वर्ड है, ये सब में जो है सफिक्स के रूप में लगा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। पैरेकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। पैरेकाइमा का मेन कार्य क्या है? तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, उसमें भाग लेता है। दूसरा स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब भंडारण, जो उसका स्टार्च बनता है, जो उसका फूड बनता है, उसको वो स्टोर करने में भी पार्ट है, उसका भाग लेता है। कौन सा? टिश्यू, पैरेकाइमा। सिक्रेशन, प्लांट को जब आप कट करते हैं तो उसमें से उसकी जो, जैसे ह्यूमन बॉडी से ब्लड आते हैं, उसमें से इसके अंदर से लिक्विड पदार्थ जो है वो स्राव होते हैं, सिक्रेट होते हैं। उसमें कौन सा भाग जो टिश्यू है पार्ट लेता है वो है आपका पैरेकाइमा। यह एक सिंपल टिश्यू है। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे कॉलोरेकाइमा। यह जो है क्या करता है? तो मैकेनिकल सपोर्ट करता है टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे के जो भाग बढ़ रहे हैं, जैसे तना बढ़ रहा है तो ऊपर देखेंगे वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है उसका पार्ट। पत्तियां बढ़ रही है तो उसका जो स्टार्टिंग, जैसे पत्ती का जो लीफ का जो पेटियोल होता है जो बढ़ रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट आपने देखा थोड़ा सा रेडिश जैसा, तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ग्रोइंग पार्ट को। ये क्या है? कॉलोरे कॉलेन काइमा, कॉलेन काइमा। तीसरा जो है स्क्लेरेकाइमा, ये क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है टू किसको? ऑर्गेन को, यानी कि किसी भाग को, जैसे कि पत्ते को, चाय की पत्ती को। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जैसे कि जो नट्स होते हैं जो आप ये खाते हैं ना, बादाम, एलमंड एलमंड। तो एलमंड का जो बाहर जो पार्ट है ना, जैसे वो अखरोट का बाहर वाला सेल वाला जो पार्ट है, उसके बाहर जो सेल जैसी जो है संरचना, उसको क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है। कौन सा? स्क्लेरेकाइमा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि गतिविधि को निरोध करता है, यानी कि रोकता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट, यानी कौन सा हार्मोन जो है वो वृद्धि को रोकता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और नंबर फोर्थ है जिब्रेलिन। तो इसमें देखेंगे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन जो है वो है आपका ग्रोथ हार्मोन, प्लांट का ग्रोथ हार्मोन। तो जो रोकता है वो रोकता है हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो आपका सही आंसर है सी। तो ऐसे याद रखेंगे चारों, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन जो है वो क्या है? ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड और एक होता है एथिलीन, एथिलीन गैस, जो कि हार्मोन का काम करता है प्लांट के लिए, वो भी क्या करता है? पादपों की वृद्धि को, पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो याद रख लेंगे पांच का, पांच में से कोई एक आ जाएगा आपका।
निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण यानी कि उसका स्टोरेज जो है वो तेल में नहीं किया जाता है, ऑयल में नहीं किया जाता है? ए सोडियम, बी रूबिडियम, सी पोटेशियम और डी लिथियम। यह क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन आप इसमें गलती कर देंगे। गलती कर देंगे क्योंकि इसमें से आपने एक दो के बारे में पढ़ा होगा कि उसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है या तेल में रखा जाता है। बाकी इसमें से एक दो के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, और जिसके बारे में आप पढ़े रहते हैं उसके बारे में तो कंफर्म है, जिसके बारे में नहीं पढ़े हैं उसी पे आप टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। आप लोगों से जनरली ज्यादा गेस कर रहे होंगे रूबिडियम को, कि रूबिडियम को तेल में नहीं रखा जाता है, स्टोरेज नहीं किया जाता है, ऐसा आप सोच रहे होंगे अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूबिडियम को ही तेल में रखा जाता है। यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका लिथियम। लिथियम की जो आजकल जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं जिसकी बैटरी लिथियम की बनी हुई होती है, तो इस लिथियम को जो है तेल में नहीं रखा जाता है, बल्कि तेल के जगह पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम के लेप लगा करके रखा जाता है। क्योंकि तेल में रखने पे यह जो इसका डेंसिटी लो होता है, लो होने की वजह से यह तेल के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने के बाद यह ऑक्सीजन के संपर्क में वह रिएक्शन करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको तेल में नहीं रखते हैं बल्कि पैराफिन मोम में उसे लपेट करके रखा जाता है। हेंस द राइट आंसर इज लिथियम। ओके, तो ये छोटे छोटे चीजों को ही हम समझते चलेंगे और स्कोर को इनहेंस करते जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव बिजली का कुचालक है यानी कि बैड कंडक्टर है? फिर यह वैसा ही प्रश्न है, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन गलती होने की पूरी संभावना है। यह जो है आपके पिछले साल के प्रश्न में भी आया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। वो है आपके ऑप्शंस में। पहला है नमकीन पानी सॉल्टी वाटर, बी संतरे का रस यानी कि ऑरेंज जूस, सी नींबू का रस यानी कि लेमन जूस, और डी जो है आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। आपके प्रश्न में था नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने क्या किया है उसके जगह पर डाल दिया है आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर। तो कौन सा बिजली का कुचालक है यानी कि बैड कंडक्टर है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजली को फ्लो करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो मेनली टू थिंग्स रिक्वायर्ड होती है, एक होती है आयन और दूसरा होता है क्या, एसिडिक पार्टिकल्स। जहां जहां ये दो चीज होंगे, कंसेप्ट हो गया कि जहां जहां आयन होंगे और एसिडिक पार्टिकल्स होंगे वहां पे क्या होगा, बिजली फ्लो करेगा। और जहां पे जैसे जैसे इनकी कम मौजूद होंगे वहां पर क्या होगा, ये धीरे धीरे बैड कंडक्टर की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नमकीन पानी सॉल्टी वाटर, सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na प्लस Cl माइनस। केमिस्ट्री में आप देखें उसमें आयन जो है पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। संतरे का जूस यानी कि ऑरेंज जूस में क्या है, वो एक एसिडिक है, एसिड है उसमें, खट्टा है ना, तो वो क्या है उसमें एसिड है। तो एसिड आ गया, तो एसिड आने की वजह से यह जो इसमें भी करंट फ्लो करेगा। नींबू का रस क्या है, लेमन जूस, ये भी खट्टा है, एसिड है। ओके, जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं यानी कि जनरली जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिसमें जूस होते हैं, खट्टे जूस, उसमें एसिड होते हैं और वो जब एसिड आ गया तो उसमें करंट फ्लो करेगा। डी जो है आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, ये क्या होता है, इसे एक तरह से एक क्या है, लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ एक जल है जिसमें से सारे आयंस को निकाल दिए जाते हैं। तो जब इसमें आयंस हुए नहीं, एसिड भी नहीं होता इसमें। आप देखते हैं बैटरी जो होती है ना, पहले वाली जो एक साइड की बैटरी वगैरह जो गाड़ियों में लगती है उसमें डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एसिड मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ताकि उसकी उसको चार्ज करने के लिए अपने हिसाब से उसके कैपेसिटी के हिसाब से एसिड डाल सके ताकि वो अच्छे से उसको चार्ज कर सके। तो इसमें ना तो डिस्टिल वाटर में ना कोई आयन होता है ना कोई एसिड होता है, तो ये जो है बैड कंडक्टर होता है, या जो है बिजली का कुचालक हो जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्टिल वाटर। मूविंग टू नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? वापस फिर से आ गया ऑप्शन में आपका डिस्टिल वाटर, आसुत जल, बी समुद्री जल, सी पेयजल और डी मेथेनॉल। कमेंट में बता सकते हैं। अब इसमें देखिए ध्वनि की चाल जो है वो किस पे डिपेंड करती है,
वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे, डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। आप गेस कर सकते हैं, मैंने बता दिया डेंसिटी, टेम्परेचर और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। तो ध्वनि की चाल आपके दिए गए ऑप्शनों से जो सर्वाधिक होगी वो है आपका ऑप्शन बी, समुद्री जल। अब एक चीज लिख लेंगे कि कॉन्सेप्ट के लिए कि ध्वनि की जो चाल है वो है डिपेंड करती है किस पे, डेंसिटी पे, और हो गया आपका दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब कमेंट में आप लोग बताइए कि हवा में ध्वनि की चाल क्या है। हवा में ध्वनि की चाल क्या है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि डेंसिटी जब ज्यादा होगा तो जहाँ पे जिस मीडियम में डेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ क्या होगा, ध्वनि की चाल जो है वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते हैं वो जो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ जाती है, साउंड की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। किसी तत्व के रासायनिक गुण धर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, जिम्मेवार है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके आधार पे निर्धारित होता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या न्यूक्लियस। यह एक ऐसा चैप्टर है, इस सेक्शन से हमेशा आपका आयोग 1 से 2 प्रश्न पूछता है। तो प्रोटॉन्स क्या करता है, आपने थोड़ी बहुत जानकारी रखी होगी, तो प्रोटॉन्स जो है वो उसका मास को निर्धारण करता है। ओके, इससे भार डिसाइड होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो जो वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर ऑर्बिट में, उसके हिसाब से उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिसाइड होता है ना। न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस नहीं, सही आंसर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। ये जो है आपका सेल चैप्टर का क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका। बी है लाइसोसोम, इसका हिंदी भी लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी, सी गोल्जी बॉडी मीन्स गोल्जी काय। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल रहा है कि बाहरी पदार्थों का पाचन कर देता है, किसमें, सेल के अंदर। सेल का वह कौन सा ऑर्गेन है, पार्ट है, जो कि बाहरी पदार्थों का पाचन अपने अंदर कर देता है। तो ये है आपका लाइसोसोम। यह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ सेल, इसका जो फंक्शन है, लाइसोसोम वर्क एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ सेल। इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बेड। वो इसलिए बोलते हैं कि आपका जो है ये बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। जब ये फट जाता है किसी वजह से तो क्या होता है, बाहरी पदार्थों का पाचन करने लगता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर के जो अदर सेल्स हैं जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके वजह से आदमियों की मृत्यु हो जाती है। अब अंत में एक चीज बताइए कि अभी वर्तमान में जो है एक तूफान आया हुआ है जो वियतनाम में काफी तबाही मचाई हुई है। इस तूफान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।